बरेली के लोग संतोष गंगवार को किसी विराधी के रूप में ही देखते थे। उनके कारण से अपने आप को ही एक सांसद मानते थे और अपने आप को सांसद मानते थे, इसलिए रिपीट करने के लिए खुद वोट देने चले जाते थे। इस बार ये वाली भावना जागृत करने में माहौल उत्पन्न हो नहीं पाया। इस बार डिवीजन ऑफ वोट नहीं हो पाया है और बिल्कुल आमने-सामने की लड़ाई हुई है। देश में एक अजूबे से कम नहीं है। आमने-सामने की फाइट में फँसा तो होता ही है चुनाव। इस समय एक-एक वोट की कीमत बढ़ जाती है। बरेली में कुछ नया प्रयोग किया गया था और ये प्रयोग कुछ खतरनाक सा लग रहा था। इसलिए प्रधानमंत्री का रोड शो और माननीय मुख्यमंत्री का बार-बार आना और केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का बार-बार आना चुनाव के रणनीति के तहत विजय प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझा गया होगा, इसलिए कर दिया। मायावती का वोटर भी कुछ इसी टाइप का था कि उसको जीत हार से मतलब नहीं, उसके अपने बहन जी के प्रति समर्पण भावना थी। उन लोगों को पर्चा खारिज होने पर एक आघात सा तो लगा। अलग अलग कुछ बटा है उनका, एक तरफा तो नहीं गया। दोनों पार्टियों में कुछ कुछ वोट परसेंटेज ज़्यादा चला गया। लंबे समय तक पार्टी के प्रति समर्पित रहे लोग ही पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो एक विश्वास रहना ही चाहिए। अगर टिकट काटना था तो विश्वास में लेकर काटना चाहिए था। काटने का जो प्रक्रिया अपनाई गई है, जो समय चुना गया, वो उचित नहीं है। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। चुनाव हो चुका है और चुनाव में 4 जून को क्या नतीजा आने वाला है उसको लेकर उधेड़-बुन चल रही है। माथापच्ची की जा रही है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। अब ये कहना ठीक नहीं होगा सीधे-सीधे कि कौन जीत रहा है, बल्कि हम उस नतीजे तक पहुंच सकते हैं क्योंकि आज हम जिस पर्सनालिटी के साथ हैं वो पर्दे के पीछे बहुत बड़ा काम करती रही हैं। पर्दे के पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान है। चाहे राजनीतिक तौर पर हम देखें तो आपने अक्सर उनको संतोष गंगवार के साथ देखा होगा, और अगर हम उनकी शिक्षा में योगदान की बात करें तो महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय की कोर्ट के मेंबर रहे हैं, उस कोर्ट के जिसे सीनेट कहा जाता था। इसके अलावा भी आपके बहुत से काम रहे हैं, लेकिन चूंकि आदतन आप पर्दे के पीछे ही रहे हैं और सामने आने में थोड़ा सा गुरेज करते हैं, इस वजह से बहुत से लोग उन्होंने कम देखा होगा। आज हम उन्हीं से बात करते हैं कि चुनाव पर जिस तरह से वो नज़र रखते रहे हैं, लंबे वक्त तक वो संतोष गंगवार के थिंक टैंक के तौर पर काम किया है, बहुत से चुनाव लड़ाए हैं, जिताए भी हैं। आप समझ ही गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। रमेश जैन हमारे साथ हैं। थोड़ा-सा रमेश जैन जी के बारे में और बता दूँ, आपकी माता जी शांति देवी थीं। वो हिसार के एक गाँव में जब गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़, तब एक बार उनसे मुलाकात हुई थी और उनकी मुलाकात के बाद उन्होंने जो वो रेशमी वस्त्र बनाया करती थीं, वो पहना करती थीं, वो उन्होंने त्याग दिए थे गांधी जी के आह्वान पर। उन्हें ये श्रेय हासिल था कि वो गांधी जी से मिली थीं। मेरी भी एक बार उनसे बात हुई थी, वो भी बरेली आ गई थीं और जैन साहब के साथ इसी घर में जिसमें हम उनसे बात कर रहे हैं उसी में रहती थीं। जैन साहब, जिस तरह से देखिए चुनाव हो चुका है, लेकिन बहुत सी अटकलें हैं और ये अटकलें 4 जून तक चलती रहेंगी। लेकिन चूंकि आप चुनाव देखते रहे हैं, चुनाव में इस बार बहुत सी चेंज थी, तो आपको क्या लगता है कि एक संभावित नतीजा अगर हम देखें तो क्या आ सकता है? वसीम भाई, नतीजा तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन इस बार का चुनाव कुछ मायनों में कुछ अजीब सा रहा है। बहुत सारे विगत बहुत पुराने सालों से बरेली में जो चुनाव देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश या देश का, उसमें डायरेक्ट फाइट कभी भी नहीं देखी गई थी। उत्तर प्रदेश में जो रीजनल पार्टीज़ हैं या नेशनल पार्टीज़ हैं, वो कुल मिलाकर के 4 हैं: भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और प्रदेश की जो दोनों पार्टियां हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव वाली समाजवादी पार्टी। ये सब आपस में लड़ते रहते थे, वोटों का डिवीज़न होता था। लेकिन अचानक से हुआ कि नए दौर का जब सरकार आई 2014 के बाद में, तो विपक्ष हाशिए पर चला गया। जब हाशिए पे चला गया तो एक तरफ़ा कार्रवाई होती रही और अब आकर के इंडिया गठबंधन के नाम पर ये लोग इकट्ठे हुए। लोगों में एक आस जगी। बाद में वो टूट सा भी गया। कभी ममता जी टूट रही थी, कभी नीतीश बाबू अलग हो गए थे। तो उसके कारण लग रहा था कि ये सब बिल्कुल गए हुए हैं, अब एक तरफ़ा चुनाव होगा। राजनीति को कोई प्रभावित करने की क्षमता नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने हल्के में भी लिया। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, वो शायद विश्व की इतनी लंबी पद यात्रा नहीं रही है कोई। इतना पद यात्रा रहा, लोगों से संपर्क में रहा और उन्होंने एक आस जगाई लोगों में और एक नया माहौल दिया है देश को। और उसके क्रम में ही आगे बढ़ते चले गए और देश इत्तेफाक की बात है कि इस लोकसभा चुनाव में
एक समझौता होकर के लग रहा है कि त्रिपक्षीय चुनाव होगा बरेली में। इंडिया गठबंधन का और कांग्रेस का तो हो ही गया था, भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी का होगा। लेकिन पता नहीं किन कारणों से बीएसपी कैंडिडेट की कुछ कमियां रहीं और उनका पर्चा खारिज हो गया। खारिज होने के बाद बिल्कुल डायरेक्ट फाइट आ गई है। अच्छा तो जैन साहब, जैसे अगर हम पर्चा खारिज होने की बात करें, वोट जो बहुजन समाज पार्टी को मिलने वाला था, वो वोट आपने भी चूंकि देखा होगा, आप भी वोट डाल के आए थे परिवार के साथ, तो कहीं ये लगा कि वो वोट किधर जा रहा है? मायावती का वोट बैंक हार जीत के लिए वोट नहीं करता था, वो उनके लिए समर्पण की भावना वाला वोट बैंक था। जिस प्रकार से हमारे आरएसएस के जो स्वयंसेवक होते हैं, वो 50-60 साल से मैं देख रहा हूँ। पहला चुनाव मेरे को 1972-73 में जिम्मेदारी मिली थी। हम लोग ये जानते हुए भी कि हम हारेंगे ही, फिर भी हमारा एक कॉन्फिडेंस लेवल रहता था और अपनी पार्टी के लिए जी जान से लड़ाया करते थे। परिणाम पता था कि हम हारेंगे, लेकिन बहुत सारे बाद में हम धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदली और हम लोग जीतने वाली कतार में शामिल हो गए हैं। और मायावती का वोटर भी कुछ इसी टाइप का था कि उसको जीत हार से मतलब नहीं, उसके अपने बहन जी के प्रति समर्पण भावना थी। उन लोगों को पर्चा खारिज होने पर एक आघात सा तो लगा। अब वो अपनी बहन जी के या तो घर बैठ जाए, उन्होंने इसको जिस तरह से भी उनको प्रभावित किया गया, अलग अलग कुछ बटा है उनका, एक तरफा तो नहीं गया। दोनों पार्टियों में कुछ कुछ वोट परसेंटेज ज़्यादा चला गया। मायावती का जो वोट है उसके लिए इजी क्या होगा कि वो साइकिल के साथ जाए या भाजपा के कमल के साथ जाए? जैसे बहुत से वोटर में मैंने देखा कि वो ये सोचते हैं, जो जिस पार्टी का वोटर है अगर उससे नाराज़ भी हो जाता है वो, तो वो दूसरी पार्टी को बहुत सोच समझ कर वोट देता है। जैसे बहुत सी भारतीय जनता पार्टी का बहुत सा वोटर ऐसा है जो कभी कैंडिडेट से नाराज़ हुआ तो साफ कह देता है कि हम साइकिल के साथ नहीं जाएंगे। ऐसा ही कहीं चलन ये आपने देखा कि बहुजन समाज पार्टी में भी कुछ इस तरह का है कि वो किसी निशान से गुरेज करता हो या किसी निशान को देखकर वो बिदक जाता हो? हाँ, ये वसीम भाई सवाल आपका बहुत अच्छा है। हमें कुछ पीछे के दौर में जाना पड़ेगा। जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारियां कर रही थी 6-8 महीने से, तो वो समाज के सभी वर्गों तक जा रही थी और उन्होंने काफ़ी अच्छे स्तर पर तैयारियां की थी। और मायावती वाला जो वोट बैंक है, उस तक भी जा कर के उन्होंने सम्मेलन करे थे। तो कुछ प्रभावित करने के ये लग रहा था कि मायावती का जो समर्पित वोट बैंक है, कुछ भाजपा की तरफ आ जाएगा। लेकिन इधर जो गठबंधन आया, उस गठबंधन ने मायावती के या इनके समाज के सर्वहारा भगवान तुल्य अंबेडकर जी के ऊपर जो संविधान के निर्माता रहे हैं, संविधान खतरे में बताना शुरू कर दिया। ये मनोवैज्ञानिक बहुत प्रभाव पड़ा कि अच्छा, अंबेडकर जी के संविधान को ये लोग हटा देंगे। यद्यपि ऐसा था नहीं, सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा बार बार इस पर स्पष्टीकरण दिया गया, लेकिन ये बात नीचे तक घर कर गई है, ऐसा लगता है। तो उन्होंने कुछ जो वर्ग इस बात से चिढ़ रहा था कि भाजपा आएगी, अंबेडकर जी के संविधान को ख़त्म कर देगी, तो कुछ गुरेज उस कारण से तो रहा है। अन्यथा भाजपा से प्रभावित हो रहे थे वो लोग और इसके कारण से वो शायद बैक कर गए हों, ऐसा सब लगता है। जैसे इस बार चुनाव में हमने देखा कि मोदी जी यहाँ पर आए, रोड शो भी किया उन्होंने, और आंवला में, आलमपुर, जाफराबाद में उन्होंने जनसभा भी की। और उसके बाद अमित शाह का भी प्रोग्राम लगा, और अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने सभी विधानसभा को कवर किया है। तो इसके पीछे की वजह क्या थी? बरेली में संघ का और भाजपा का एक मजबूत गढ़ रहा है। परंपरागत सीट रही है, 50 साल से हमारे पास रहा है, इसी पार्टी के पास रहा है। कुछ नया प्रयोग किया गया था और ये प्रयोग कुछ खतरनाक सा लग रहा था। इसके कारण से मुझे लगता है शीर्ष नेतृत्व ने इस पर ज़्यादा स्ट्रेस करने का प्रयास किया होगा। इसलिए प्रधानमंत्री का रोड शो और माननीय मुख्यमंत्री का बार-बार आना और केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का बार-बार आना, चुनाव के रणनीति के तहत विजय प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझा गया होगा, इसलिए कर दिया गया। जैन साहब, हम जैसे देखें कि 40 साल तक संतोष गंगवार का एक छत्र राज रहा यहाँ पर, और अचानक ये, जैसे बाद में तो ये सफाइयाँ दी गईं कि उनके लिए पार्टी ने कोई और अच्छी बड़ी भूमिका सोच रखी है, लेकिन उससे पहले कोई इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आईं कि संतोष गंगवार को इस बार जो सक्रिय राजनीति है उस पर विराम देने के बाद उनका कोई और इस्तेमाल किया जाता। चुनाव डिक्लेयर होने के बाद टिकटों की घोषणा नहीं हुई थी, तब तक ये माना जा रहा था कि संतोष गंगवार जी का टिकट काटना आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास।
लेकिन फिर भी वो काटा गया। तो कुछ इसमें इसका असर हुआ चुनाव पर कि उनका टिकट कटा और फिर एक नए कैंडिडेट को लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया? लंबे समय तक पार्टी के प्रति समर्पित रहे लोग ही पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो एक विश्वास रहना ही चाहिए। अगर टिकट काटना था, तो विश्वास में लेकर के काटना चाहिए था। काटने का जो प्रक्रिया अपनाई गई है, जो समय चुना गया, वो उचित नहीं है। जैन साहब, भारतीय जनता पार्टी अगर हम वोट बैंक की बात करें तो वैश्य जाति के वोट हमेशा भाजपा को जाते रहे हैं। इस बार ये कहा जा रहा है कि चूंकि प्रवीण सिंह ऐरन वैश्य जाति के हैं, ये वोट उधर भी गया है। क्या आपको लगा ऐसा कुछ कि ऐसा हुआ हो चुनाव में? बरेली हमारी विचारधारा के राजनीतिक दल के परंपरागत गढ़ के रूप में रहा है, और जो इनके मूल रूप से भाजपाई कार्यकर्ता जो हैं, वो जातिगत भावना से ऊपर रहते हैं। पहले भी रहा है, ये एरन जी कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। जाति के आधार पर तो नहीं, मैं हमसे जो संबंधित लोग हैं बैस बिरादरी के, मैंने कहा पहले तो बिरादरी से ऊपर उठ के ही चला करता था, इधर कुछ दौर आया है जातिवाद का, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे शहरी लोग हैं बैस बिरादरी के, वो राष्ट्रवाद को प्राथमिकता देते हैं जातिवाद की जगह। इसके कारण से नहीं रहा, लेकिन इस बार का माहौल कुछ हो सकता है, कुछ प्रतिशत हो जाए। अधिकांशतः तो अपने मूल रूप में ही जुड़े रहेंगे। पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो संतोष गंगवार जीते थे। तब जीते थे कि जब ये वोट 3 जगह बटा था। लेकिन इस बार चूँकि सीधा-सीधा चुनाव है, तो क्या लग रहा है कि ये अंतर इतना ही रहेगा या कम होगा? जैसे अगर हम वोट ऑफ परसेंट की बात करें तो पिछली बार से करीब 2% कम हुआ है। तो क्या लग रहा है आपको कि ये जो अंतर था हार और जीत का, ये उतना ही रहेगा या इससे ज़्यादा होगा? देखिए 2014 और 19 के चुनाव में, 14 से पहले देश को जो एक माहौल था, उसमें एक करंट का अभाव सा था, लोगों में निराशाएं ज़्यादा थी। 14 के बाद एक आशा की किरण दिखी, और 19 में लगा कि इस आशा की किरण को और ज़्यादा बल दिया जाए। लोग अपने पूरे वेग और उत्साह के साथ चुनाव में जुड़े, लेकिन इस बार के चुनाव में उत्साह उस परिमात्रा में नहीं था। ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। जब उत्साह ज़्यादा नहीं होता है, तो वोटिंग परसेंटेज भी कम रहती है। मैंने अभी विश्व प्रारंभ में कहा, बरेली के लोग संतोष गंगवार को किसी बिरादरी के रूप में नहीं देखते थे। उनके कारण से अपने आप को ही एक सांसद मानते थे, और अपने आप को सांसद मानते थे इसलिए रिपीट करने के लिए खुद वोट देने चले जाते थे। इस बार ये वाली भावना जागृत करने में माहौल उत्पन्न हो नहीं पाया। तो लोग जो जिससे प्रतिबद्ध थे, प्रतिबद्धता के आधार पर तो वोट दिया है। माहौल बनाने वाला जो वोट होता है, माहौल नहीं, उसमें थोड़ी सी उतनी तीव्रता नहीं रही है। प्रवीण सिंह ऐरन कह रहे हैं कि वो 1 लाख वोटों से जीतेंगे और छत्रपाल जी की तरफ से भी आ रहा है कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि हम सांसद बन गए। जिस तरह से वोटिंग हुई है, क्या अभी किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है? देखिए, ये तो चुनाव होता है और मतगणना होती है। मतगणना से पहले तो सभी लोग अपने आप को विजयी घोषित करने का अधिकार तो रखते ही हैं। अपने कथन पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों लगाते हैं? क्योंकि मतगणना का परिणाम की और प्रमाण पत्र आवश्यक है। उस प्रमाण पत्र के क्षण तक तो इंतजार करें। आपको पता ही होगा वसीम भाई, बरेली में कभी कभी ऐसा भी हुआ है, चुनावी मतगणना के दौरान लोग अपनी हार मान करके चले गए, और मतगणना के बाद में उनको विजय घोषित कर दिया गया है। आपको मेनका गांधी का भी पता होगा, पूर्व के विधायक स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह जी का भी पता होगा, जो काउंटिंग से ही अपने आप को हारा मान करके छोड़ के चले आए थे, और फिर वो विजय श्री उनके गले में मिली थी। तो मतगणना तक तो सबको अधिकार है कि सब लोग अपने आप को जीता हुआ कहें। वो एरन साहब की भी उसमें कोई गलती नहीं है, छत्रपाल जी की भी गलती नहीं है। उनके जो समर्थक लोग जैसा फीडबैक देते हैं, उसके आधार पर वो अपना मन बनाते हैं।
अच्छा, जिस तरह चुनाव हुआ है उसमें हम ये कह सकते हैं कि नतीजा फँसा हुआ है या ये लग रहा है कि एक तरफ ही झुक गया है? इस पर डिवीज़न ऑफ वोट नहीं हो पाया है और बिल्कुल आमने-सामने की लड़ाई हुई है। जो देश में एक अजूबे से कम नहीं है। अब लोकतंत्र है तो आमने-सामने की फाइट में फँसा तो होता ही है चुनाव। इस समय एक-एक वोट का कीमत बढ़ जाती है। देखिए परिणाम का इंतज़ार कीजिए। इसलिए कोई फँसा ना फँसा का सवाल नहीं है। प्रतिबद्ध वोटों के आधार पर कोई जीतता नहीं है। फ्लोटिंग वोट्स किसके पक्ष में गए हैं, वो काउंटिंग के बाद में पता चल जाएगा और जीत हार का परिणाम आ जाएगा। कैंडिडेट की लड़ाई लग रही है आपको चुनाव में या पार्टियां लड़ी हैं? देखिए पार्टियां भी लड़ती हैं और कैंडिडेट भी लड़ते हैं, लेकिन परिणाम के लिए जनता को लड़ना पड़ता है। इस बार जनता तो नहीं लड़ती दिख रही थी। नहीं, जैसे हम ये तो वो कह सकते हैं ना कि पार्टियों का ज़्यादा असर दिखा। जब तक संतोष जी लड़ते थे तो संतोष जी का ये था कि उनकी अपनी भी पर्सनालिटी थी। लेकिन इस बार चूँकि एक ऐसे व्यक्ति आए भारतीय जनता पार्टी से कि जिनका अपना वोट भी नहीं था इस लोकसभा में हम देखें तो, क्योंकि उनकी अपनी विधानसभा है वो पीलीभीत में आती है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनके पीछे पार्टी खड़ी हुई थी और जिस तरह से बड़े नेता यहाँ आए उससे लगा भी है। और दूसरी तरफ गठबंधन के भले ही उम्मीदवार सामने थे, लेकिन उनका अपना भी, चूँकि वो खुद भी एक बार सांसद रह चुके हैं, उनकी पत्नी भी मेयर का चुनाव जीत चुकी थी। तो ऐसे में एक था कि एक तरफ पार्टी है और दूसरी तरफ वो सारे लोग हैं कि जो अपने बूते भी कुछ करना चाहते हैं। देखिए वो जो विपक्ष के कांग्रेस के प्रत्याशी रहे या गठबंधन के प्रत्याशी रहे, वो कांग्रेस के भी रहे, समाजवादी पार्टी के भी रहे और एक बार जीते हुए भी सांसद रहे हैं। पत्नी उनकी मेयर रही है, तो इसलिए कोई ये कहे कि उनका कोई जनाधार नहीं है, तो शायद बेईमानी होगी। उनका आधार है। एक उनकी शिकायत रहती है कि वो पब्लिक के बीच में नहीं रहते थे, वो भी कुछ दूर हुई है और पार्टियां तो लड़ती ही हैं। कैंडिडेट का जो प्रोफाइल होता है, हर पार्टी सोच समझ के मूल्यांकन करके टिकट देती है। उस मूल्यांकन को के फलक को बढ़ाने का काम जनसाधारण का होता है, जो काउंटिंग के बाद पता लगता है। तो उस जो पार्टियों का मूल्यांकन है, उस पर पब्लिक कितनी मोहर लगाती है, ये काउंटिंग के बाद पता चल जाएगी। जो आपने सांसद संतोष गंगवार का पूछा, मैंने बताया कि वो शायद अपने आप को जितना सांसद मानते थे, बरेली की पब्लिक भी अपने आप को सांसद ही मानती थी। चाहे मोटरसाइकिल का चालान हो तो तुरंत फ़ोन मिला लो, वो बात भी कर लेते थे ट्रैफिक के सिपाही से। हेरन के साथ तो ऐसी बात तो नहीं दिखी थी और इसी के कारण से रिपीटेंस हुआ था, उनका दोबारा नहीं हो पाया था। इस बार भाग की रेखाएं किधर ले जाएंगी, ये परिणाम काउंटिंग के बाद पता लग जाएगा। आपने रमेश जैन जी को सुना, उन्होंने बहुत सी चीज़ें इशारों में कही हैं, बहुत सी साफ कर दी हैं। अब अंदाज़ा आप लगाइए कि 4 जून को क्या होने जा रहा है और रमेश जी ने क्या कहने की कोशिश की है। देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।